गुड मॉर्निंग 12th क्लास। देखिए आज हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आप चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर आपका था चैप्टर 5th था भू संसाधन तथा कृषि। और इसमें हम जब अपने चैप्टर में हम कहाँ आए हुए हैं, चावल की खेती पे। इससे पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि भारत में 3 तरीके की फसलें होती हैं मौसम के अनुसार। एक को हमने रबी क्रॉप्स कहा था जो विंटर्स की फसल है, ठीक है। फिर उसके बाद जायद फसलें जो जब विंटर की फसल की कटाई हो जाती है मार्च के मंथ में, तो उस टाइम पे जायद की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है बेटा वो 2-3 मंथ्स होता है, ठीक है। जैसे तरबूज वगैरह, ककड़ी, जो इस तरीके की फसलें होती हैं आप उनमें जायद फसलों को सम्मिलित करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बारी थी खरीफ क्रॉप्स की, ठीक है। जैसे चावल की आज मैं बात करूँगी, चावल जो पढ़ेंगे उसके लिए कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, तो उन चीज़ों के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो सारी फसलें किसकी हैं, खरीफ की। आप ये कह सकते हैं कि जो रेनी सीजन में फसलें उगाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं, खरीफ की फसलें कहते हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ से चावल के बारे में। तो देखिए जो चावल है भारत के अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन है, ठीक है। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर कौन से खाद्य फसल का प्रयोग करती है, चावल का प्रयोग करती है। वितरण देख लेते हैं बेटा। यद्यपि चावल एक उष्ण आर्द्रकटिबंधीय फसल है, ठीक है। इसकी 3000 से अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती हैं, ठीक है। वैरायटी की यदि यहाँ पर बात करें तो इसकी किस्में बहुत ज़्यादा हैं और इसकी खेती समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक हिमालय की घाटियों या वेदिका युक्त ढालों पर या उत्तरी मैदान की जो आर्द्र पूर्वी भाग तथा तटवर्ती मैदानों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क किंतु सिंचित अक्षेत्र जो हैं वह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। देखिए बेटा ये आपको एरिया बताया गया है कि कौन से एरिया के अंदर मतलब यह खेती की जाती है। भारत के दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिमी बंगाल में अनुकूल जलवायु व अन्य भौगोलिक दशाओं के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो चावल की कितनी फसलें उगाई जाती हैं, 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। पश्चिमी बंगाल में उगाई जाने वाली चावल की 3 फसलों को क्या कहा जाता है, ओस, अमन, बोरो कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन करेंगे। पश्चिमी बंगाल में उगाई जाने वाली चावल की 3 फसलों के बारे में बताइए, ठीक है। 3 फसलों के बारे में बताना है। पहले वाली कौन सी है बेटा, ओस है। दूसरे वाली कौन सी है, अमन है। और तीसरे वाली क्या है, बोरो है, ठीक है। 3 तरीके की जो फसल है वो उगाई जाती हैं यहाँ पर। छोटे क्वेश्चंस हम साथ के साथ करेंगे और बड़े क्वेश्चंस का भी मैं आपको बता दूंगी। फिर उसके बाद देखिए हिमालय तथा देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में चावल दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु व खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। कौन सी फसल है हमारे पास, चावल आपको पता होना चाहिए। चावल कौन सी फसल है बेटा, खरीफ की फसल है, ठीक है। और दक्षिणी व पश्चिमी मानसून का यहाँ पर क्या अभिप्राय है, क्या बात की गई है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। इसका अभिप्राय मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे इंडिया की ये नीचे वाली साउथ वाली पोर्शन है, ठीक है। आपको पता है ये हमारा वेस्टर्न रीजन है, इस साइड हमारा ईस्टर्न रीजन है, नीचे हमारा साउथ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, अरेबियन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अरेबियन सी से, ठीक है, जो मानसून आती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आती है तो उस समय पे कौन सी खेती की जाती है बेटा, चावल की खेती उस पर निर्भर करती है और ये है हमारी खरीफ की फसल होती है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना आपको। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, उपज की दिशाएं, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए चावल की खेती के लिए ऊंची तापमान की आवश्यकता होती है। 20 डिग्री से कम सेल्सियस तापमान पर तो चावल अंकुरित ही
भी नहीं होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब आपसे कोई टेम्परेचर पूछे बेटा चावल की खेती के लिए, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर, ठीक है, कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 20%। फिर उसके बाद देखिए इसे बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 27 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसको प्रचुर मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। लंबा मेघाच्छादित मौसम तथा तेज हवाएं चावल के लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है। मेघों से जो ढका हुआ, बादल से जो ढका हुआ लंबा मौसम होता है तो वो इसके लिए अच्छा नहीं होता है, और तेज़ हवाएं यदि चलें तो वो भी इसके लिए हानिकारक होती हैं। टेम्परेचर की कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जिस समय पे हम इसे बोते हैं, ठीक है, उगाते हैं, उस टाइम पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, चावल के बारे में पढ़ रहे हैं, 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जिस टाइम पे बेटा ये ग्रो करता है, ठीक है, बढ़ता है, तो उस टाइम पे ग्रो भी लिख सकते हैं तो, और बढ़ता हुआ भी लिख सकते हैं, उस टाइम पे एटलीस्ट 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और जिस टाइम पे ये पकता है, ठीक है, पकने के टाइम पे इसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। फिर जल की बात करते हैं बेटा, आपको भी पता है चावल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो जल के खेतों में 75 दिन तक पानी भरा रहना चाहिए। चावल की खेती में कितने दिनों तक पानी भरा रहना चाहिए, पानी कितने दिनों तक रहना चाहिए, 75 डेज तक रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए चावल के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल जो है बेटा वो सिंचाई के द्वारा उगाया जाता है। मतलब एटलीस्ट कितनी बरसात होनी चाहिए, रेन की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बरसात की, तो कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है वहाँ पे इरिगेशन सिंचाई के द्वारा जो है वह चावल की खेती की जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं मिट्टी। चावल के लिए उपजाऊ चिकनी जलोढ़ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें अधिक समय तक नमी धारण करने की शक्ति होती है। लगभग 2 फुट गहराई के बाद मिट्टी का अपवेश्य होना अनिवार्य है ताकि जल नीचे ना सोख सके, ठीक है। मिट्टी की कौन सी ज़रूरत होती है बेटा, जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है उस मिट्टी की इसमें आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद श्रम की बात करते हैं। चावल की खेती में मशीनों से काम नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसकी कृषि के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चावल जो है वह हमेशा सदा घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में बोया जाता है। जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर ही इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भूमि के बारे में। नदियों के डेल्टाओं तथा बाढ़ के मैदान में चावल खूब पैदा होता है। इसकी कृषि के लिए हल्की डाल वाले मैदानी भाग जो हैं वह अनुकूल होते हैं, ठीक है। अब उत्पादन देख लेते हैं। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, ठीक है। मतलब चावल के उत्पादन में बेटा फर्स्ट कौन है, लिख लेना आप क्वेश्चन क्या लिखना है आपको, चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो कौन सा स्थान है बेटा, भारत का दूसरा स्थान है। और ब्रैकेट में बेटा ये मेंशन कर लेना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। प्रथम कौन है बेटा, चीन है, ठीक है। फर्स्ट पे चाइना और सेकंड पे कौन है बेटा, इंडिया है, ठीक है। अब देखिए विश्व का 29% जो चावल क्षेत्र है वो कहाँ है, भारत में है। भारत पूरे विश्व का 22% चावल उत्पादन करता है। 1950-51 में चावल की जो कुल पैदावार है वो 206 लाख टन थी, जो बढ़कर कितनी हो गई है, 992 लाख टन हो गई है, ठीक है, इस अवधि में। और देखिए बेटा यदि हम अग्रणी राज्य की बात करें चावल उत्पादन में, ठीक है, तो अग्रणी राज्य की बात जब हम करते हैं तो उसमें लिखिए, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये हो गया, भारत
में अग्रणी राज्य चावल के उत्पादन में कौन सा है? ठीक है, तो चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है बेटा? पहले पे बेटा हमारा है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में चावल की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सेकंड और थर्ड बेटा मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाए द्वितीय या तृतीय, तो आप द्वितीय में कहेंगे बेटा आंध्र प्रदेश, और तृतीय की यदि हम बात करते हैं बेटा, मैं सीक्वेंस में ही लिख रही हूँ ताकि आपको लर्न भी रहे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से चावल उत्पादक क्षेत्र में 308 लाख हेक्टेयर से बढ़कर जो क्षेत्र है वो कितना हो गया बेटा? 454 लाख हेक्टेयर हो गया है। इस प्रकार भारत के कुल बोए गए क्षेत्र की 25% भाग पर चावल बोया जाता है। चावल के अंतर्गत कुल क्षेत्र का लगभग आधे भाग की सिंचाई सुविधा प्राप्त है। ठीक है, आधे भाग में जो कृषि की जाती है चावल की, वो किससे की जाती है बेटा? सिंचाई के द्वारा की जाती है। चावल की खेती में महत्वपूर्ण प्रगति होने के बावजूद हम प्रति हेक्टेयर चावल के उत्पादन में अनेक देशों से पिछड़े हुए हैं। 2011-12 में यदि हम देखें तो चावल की जो उत्पादकता है 2186 किलोग्राम 2186 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो रशिया की बात करें तो 2630 है बेटा, चाइना में 3600 है, अमेरिका में 4770 है, और जापान में 6220 है, कोरिया में सबसे ज़्यादा है 6670 है। चावल के प्रति हेक्टेयर पैदावार जो है वह पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा केरल राज्यों में अधिक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है बेटा? यहाँ से चावल की पैदावार में प्रति हेक्टेयर के अनुसार कौन सा राज्य अग्रणी है? ठीक है, तो कौन सा राज्य अग्रणी है बेटा? यहाँ पर पंजाब फर्स्ट पे कौन है? पंजाब है, और ब्रैकेट में 2 राज्य और लिख देती हूँ यहाँ से तमिलनाडु, और बेटा इससे नेक्स्ट कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपसे पूछा जाए भारत में जो कुल पैदावार कहाँ पे ज़्यादा होती है? पश्चिमी बंगाल में, लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निकाले बेटा तो कौन सा राज्य अग्रणी है? यहाँ से पंजाब है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए भारत में चावल के मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं बेटा? पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और तमिलनाडु है। ठीक है, हो गया एक टॉपिक आपका कंप्लीट है यहाँ से। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संबंधित है गेहूँ से, वीट से संबंधित है। तो भारत में चावल के बाद दूसरा प्रमुख अनाज कौन सा है? देखिए पहले पे प्रमुख अनाज कौन सा था हमारा? 25% एरिया जो कवर करता है वो था चावल। अब हम दूसरे अनाज की बात करते हैं तो वो है गेहूँ। देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों का यह मुख्य आहार है। यह खाद्यान्न में इसमें क्या क्या मौजूद होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विभिन्न जो विटामिन हैं वो उपयुक्त होते हैं। उसके बाद देखिए उत्पादन तथा वितरण। गेहूँ जो है वो कौन से रीजन में होता है? शीतोष्ण कटिबंध फसल है, अतः यह शरद ऋतु तथा खरीफ के मौसम में बोया जाता है। किस मौसम में बोया जाता है बेटा? ये सर्दी के मौसम में बोया जाता है। भारत में गेहूं की खेती जो है वह गंगा के उत्तरी मैदान, मालवा पठार, हिमालय पर्वतीय श्रेणियों में 2700 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। इस प्रकार गेहूं की फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक ही सीमित है।
रबी की फसल होने के कारण इसमें सिंचाई की सुविधा वाले इलाकों में ही इसे उगाया जाता है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य भारत के मालवा के पठारी क्षेत्रों में गेहूं जो है वह वर्षा पर निर्भर करता है। अब उपज की दिशाएं देख लेते हैं। जैसे हमने चावल के बारे में देखा था बेटा, तो देखिए जाड़े के आरंभ में गेहूं को बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 15 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, और जो पाला होता है वो इसके लिए हानिकारक होता है। ठीक है, जैसे हमने चावल के लिए पढ़ा था बेटा, एटलीस्ट मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। फिर मैंने आपको 21 बताया था। बोते समय उसके बढ़ते समय कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, और जब उसकी कटाई का समय आए तो 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसे ही जब मैं यहाँ पर गेहूं की बात करती हूँ तो बेटा इसका एटलीस्ट मिनिमम कितना डिग्री, जिस टाइम पे हम इसे उगाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गेहूं है। ठीक है, तो जब हम गेहूं पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमें कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जिस टाइम पे हम इसे उगाते हैं बेटा, तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसके पकते समय इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जिस टाइम पे ये पकता है। ठीक है, पकते समय तापमान कितना होना चाहिए, 15 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए वर्षा जो है, गेहूं की आदर्श वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर मानी जाती है। रेन की इसे कितना रिक्वायरमेंट होती है बेटा, 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। ठीक है, गेहूं के बोते समय भूमि में नमी या सिंचाई की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की कृषि नहीं की जाती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए मैक्सिमम कितनी रेनफॉल होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा यदि रेनफॉल होगा तो वहाँ पर गेहूँ की कृषि नहीं की जाती। वास्तव में 100 डिग्री सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गेहूं और चावल के क्षेत्रों को अलग करती हैं। सर्दियों में उत्तर भारत में होने वाले चक्रवातीय वर्षा गेहूं की फसल के लिए फ़ायदेमंद होती है। सिंचाई से गेहूं की कृषि 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी की जा सकती है। यदि हम इरिगेशन का यूज़ करें सिंचाई के द्वारा, हम जहां पर 20 सेंटीमीटर भी वर्षा हो रही है वहां पर भी हम यह खेती कर सकते हैं। उसके बाद मिट्टी देख लेते हैं बेटा, कैसी मिट्टी होनी चाहिए। इसकी मिट्टी हल्की चिकनी होनी चाहिए। भारी दोमट व बलुई दोमट मिट्टी में इस प्रकार की खेती की जाती है। देखिए चावल के लिए मैंने आपको कहा था कि चिकनी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, बट यहाँ पर जो बात की गई है चिकनी भारी दोमट मिट्टी की बात की गई है या बलुई दोमट मिट्टी की बात की गई है, जो गेहूँ की खेती के लिए उत्तम होती है। भूमि कैसी होनी चाहिए, इसी कृषि के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होते हैं, क्योंकि समतल भूमि पर आधुनिक कृषि यंत्रों का जो प्रयोग है वह सुगमता से किया जा सकता है। अब श्रम की बात करते हैं। गेहूं की कृषि में कृषि यंत्रों का प्रयोग अधिक होने के कारण मानवीय श्रम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम यंत्र जो हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए मानवीय श्रम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पन्न करता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र पे 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, गेहूं के अंतर्गत 90% से ज़्यादा भाग पर अधिक उपज देने वाले जो हाई यील्ड जो बीज वगैरह होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से हम देखें गेहूं के फसलगत क्षेत्र का 85% भाग जो है वह सिंचित होता है। हरित क्रांति के प्रभाव अधीन भारत में गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तालिका 5.4 से स्पष्ट होता है कि विगत जो 60 वर्ष से पिछले जो 60 वर्ष हैं उनमें हमने देखा यहाँ से कि गेहूं के उत्पादन में कितनी ज़्यादा वृद्धि हो गई है बेटा, 12 गुना वृद्धि हो गई है। पिछले 60 ईयर का यदि हम रिकॉर्ड उठाएं तो उसमें 12 टाइम्स जो है वो हमारे गेहूं की पैदावार बढ़ गई है। ठीक है, और 3.25 गुना व उत्पादकता में लगभग 4.5 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, वितरण की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। ठीक है, भारत का लगभग 84% जो गेहूं है वह 5 राज्यों में किया जाता है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व मध्य प्रदेश। सिंचाई की सुविधा से युक्त उत्तर पश्चिमी मैदानों में गेहूं की नई और संकर जाति की फसलें पैदा हो जाती हैं। इन्हीं सुविधाओं के कारण ही पंजाब व हरियाणा के देशों में गेहूँ के धनागार बन गए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान व मध्य प्रदेश के पश्चिमी और मध्यवर्ती भागों के गेहूँ के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है,
और इन अक्षितरों में काली मिट्टी गेहूं की फसल के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। गेहूं के अंतर्गत बड़े अक्षितर का नतीजा है कि बिहार और पश्चिमी बंगाल जैसे गैर परंपरागत अक्षितरों में भी गेहूं का उत्पादन तथा उपज दोनों ही बड़े हैं। ये दो राज्य देश के कुल अक्षितर का 7% से अधिक गेहूं पैदा करते हैं। पश्चिमी बंगाल में गेहूं की प्रति हेक्टेयर जो है वह उपज काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। अब आपसे ये पूछा जाए बेटा कि गेहूं का उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, ठीक है, तो कौन सा है बेटा, यूपी है। और पर हेक्टेयर के अनुसार देखा जाए गेहूं ये आपको कंप्लीट लर्न होना चाहिए, इतना जितना मैंने आज आपको कंप्लीट कराया है, ठीक है।